वेलकम दोस्तों। कई बार स्लिप डिस्क के मरीज और आप सब मुझसे पूछते हैं कि हमें एमआरआई में डिस्क बल्ज, फोरामिनल स्टेनोसिस, फैसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, फोरामिनल स्टेनोसिस, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, इस टाइप की चीज़ें हमें एमआरआई में लिखी हुई मिलती हैं। तो ये हमारा कैसे ठीक होगा? कई बार वे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसके लिए हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा या हमारा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कई बार वे कहते हैं कि एक डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने हमें ऑपरेशन की सलाह दी, और दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और कई बार वे कहते हैं कि हमें कुछ दिनों तक तो दर्द ठीक रहता है, उसके बाद अचानक से मेरा दर्द बढ़ जाता है और बीच बीच में वो बढ़ता है, ठीक होता रहता है। तो ऐसे में क्या कराना सही रहेगा? ऑपरेशन कराना ठीक है या इसको ऐसे ही चलने दें? तो इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न है जो स्लिप डिस्क के मरीज को हमेशा रहते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर विवेक सोनकार, आर्थोपेडिक सर्जन, और इस वीडियो को आखिरी तक देखने पर आपका स्लिप डिस्क के इलाज के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क समझने के लिए सबसे पहले एक शॉर्ट में ये समझना जरूरी है कि स्लिप डिस्क में क्या चेंजेस आते हैं, यानी हमारी स्पाइनल कैनाल में क्या चेंज होता है। तो स्लिप डिस्क में ये एक वर्टिब्रा का सेक्शन है जिसमें ये डिस्क है, डिस्क के किनारे एनुलस और बीच में न्यूक्लियस है। तो स्लिप डिस्क में यही न्यूक्लियस निकल के पीछे की तरफ चला जाता है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड या पीछे की सियाटिक नर्व को दबाने लगता है। एमआरआई में जो इस तरह से दिखता है, और जिसकी वजह से हमें पैरों में दर्द होता है, क्योंकि वो जो पीछे ये नर्व को दबाता है, ये नर्व निकल के पीछे से हमारे पैरों में जाती है, इसलिए दर्द हमारे कमर से लेके जिस लेवल पे हमारा ये नर्व दब रही है उस लेवल से वो होके आगे नीचे पैरों में जाता है। तो ये बेसिकली स्लिप डिस्क में होता है, एक्यूट स्लिप डिस्क में। लेकिन एक्यूट स्लिप डिस्क में चूंकि जब ये डिस्क स्लिप होती है तो नर्व को दबाती है और ज़्यादातर सूजन की वजह से होता है, तो ज़्यादातर 90% केसेस में एक्यूट स्लिप डिस्क यानी जो जल्दी ही हुई है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब यही स्लिप डिस्क हमारी पुरानी हो जाती है, यानी क्रॉनिक हो जाती है, 3 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड की हो जाती है, तो उसमें हमारे स्पाइनल कैनाल में और भी कई सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द रहता है और ये दर्द काफ़ी दिनों तक बना रहता है। उसमें होता है एक तो ये डिस्क जो पीछे स्लिप हुई, इसके अलावा कंटिन्यूअस रिपीटेटिव स्ट्रेस या हमारे रिपीटेटिव गलत कामों की वजह से, जैसे गलत झुकने, बेंडिंग करने, लिफ्टिंग करने और भी बहुत सारे कारण, आपके वेट बढ़ने, इन सब की वजह से लिगामेंटम फ्लेवम भी धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी लिगामेंटम फ्लेवम थिक हो जाता है और ये थिक लिगामेंटम फ्लेवम स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है। इसके अलावा फैसेट जॉइंट भी हमारे स्ट्रेस की वजह से खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से फैसेट जॉइंट ये बढ़ जाता है। तो यानी कि क्रॉनिक स्लिप डिस्क में, पुरानी स्लिप डिस्क में डिस्क, हर्निएटेड डिस्क के साथ साथ लिगामेंटम फ्लेवम का बढ़ना, हाइपरट्रॉफी होना और फैसेट जॉइंट का बढ़ना, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारी स्पाइनल कैनाल को दबाने में। तो यानी कि क्रॉनिक स्लिप डिस्क में ये 3 चेंजेस मेन आते हैं, यानी डिस्क हर्निएटेड हो जाने के साथ साथ, यानी डिस्क बाहर निकल जाने के साथ साथ फैसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी, यानी फैसेट जॉइंट खराब होने लगते हैं, और उसके साथ साथ लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। ये तीनों ही मिलके कैनाल स्टेनोसिस यानी हमारी स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग करते हैं, यानी उसको पतला करते हैं। हमारी स्पाइनल कैनाल में जो स्पाइनल कॉर्ड चल रही है उसके किनारे किनारे लिगामेंटम फ्लेवम और ये फैसेट जॉइंट भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कमी हो जाती है, स्पाइनल कैनाल के स्पेस में कमी हो जाती है और हमें दर्द होता है। वो दर्द, जैसे अगर बीच में स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो रही है तो यूजुअली हमें क्लॉडिकेशन के सिम्टम आते हैं, यानी कि हम थोड़ी दूर चलते हैं तो पैरों में दर्द बढ़ जाता है, पैर में झंझनाहट बढ़ जाती है या पैर भारी हो जाते हैं। उसके अलावा लेटते हैं तो भी हमें पैरों में दर्द बढ़ जाता है। और यही अगर ज़्यादा कंप्रेशन हमारा यहाँ जो निकलने वाली फोरामिन से निकलने वाली नर्व पर है, फोरामिनल स्टेनोसिस, तो भी हमें पैरों में ज़्यादा दर्द होता है। ज़्यादातर हमें खड़े होने और चलने पर दर्द होता है। तो यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि क्रॉनिक स्लिप डिस्क में स्पाइनल स्टेनोसिस की कंडीशन होती है, यानी स्पाइनल कैनाल कंप्रेस होने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होने लगती है, स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है लिगामेंटम फ्लेवम, फैसेट जॉइंट और डिस्क तीनों की वजह से, जिस वजह से हमारा दर्द बना रहता है या फिर ठीक होता है और फिर हो जाता है,
बार बार होता है और कई सालों तक बना रहता है। तो यानी कि हमारा जो मेन कारण है वो है कंप्रेशन, यानी स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या इलाज की जरूरत होती है? डिकम्प्रेशन। तो सारी की सारी जितना भी ट्रीटमेंट के बेसिक्स हैं, चाहे वो सर्जरी के थ्रू किया जाए, चाहे वो बिना सर्जरी के थ्रू किया जाए, सिर्फ एक चीज ये करना होता है हमें, डिकम्प्रेशन। यानी कि कंप्रेशन को कम करना ही डिकम्प्रेशन कहलाता है। तो डिकम्प्रेशन हमारे ट्रीटमेंट का आउटकम होता है। तो यहां पर हमें यह बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है कि स्लिप डिस्क वो किसी भी स्टेज में हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, सीवियर हो, किसी भी टाइप की हो, उसका मेन ट्रीटमेंट का आउटकम है डिकम्प्रेशन। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, डिकम्प्रेशन करना। अब यह डिकम्प्रेशन हम सर्जरी करके कर सकते हैं, यह डिकम्प्रेशन बिना सर्जरी के भी कर सकते हैं। अब बिना सर्जरी के कौन से तरीके हैं? जैसे कि हमारा लाइफ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, वेट लूज करना, ये जितने भी कंजर्वेटिव हमारे तरीके हैं या डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज, ये सारे के सारे आउटकम यही होता है कि उससे हम डिकम्प्रेशन करते हैं, यानी कि अपने स्पाइनल कॉर्ड और नर्व पे दबाव हटाते हैं। यानी बिना सर्जरी के तरीकों में ये होता है कि इसी स्पेस में हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी रहे, इसी स्पेस में लिगामेंटम फ्लेवम भी रहे, इसी स्पेस में फैसेट जॉइंट भी रहे, लेकिन हमारी नर्व्स पर दबाव ना आए। तो ये स्टेट डिकम्प्रेशन कहलाती है। सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में यहां से ये लेमाइना को काट देते हैं, लेमिनेक्टमी जिसको बोलते हैं। लेमाइना काट के भी डिकम्प्रेशन करते हैं, या लेमाइना काट के लिगामेंटम फ्लेवम को निकाल दिया जाता है, या डिस्क को निकाल दिया जाता है, या फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है तो उसमें फ्यूज कर दिया जाता है उसको। तो सर्जरी करके भी हम डिकम्प्रेशन करते हैं और बिना सर्जरी के भी हम डिकम्प्रेशन करते हैं। तो बिना सर्जरी के जो हम डिकम्प्रेशन करते हैं उसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि ये सारे स्ट्रक्चर हैं, लिगामेंटम फ्लेवम, फैसेट जॉइंट और ये डिस्क, ये हमारे उसी स्पेस में रहते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व भी उसी स्पेस में रहती है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं होता, उस पर दबाव हटा हुआ होता है। और ये डिकम्प्रेशन हम बिना सर्जरी के कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि मुझसे कई बार पूछते हैं लोग कि साहब हमारे एमआरआई में तो इतनी बड़ी डिस्क प्रोलैप्स दिख रहा है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, फोरामिनल स्टेनोसिस है, फैसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी है, लिगामेंटम फ्लेवम थिकनिंग हाइपरट्रॉफी है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये कैसे ठीक होगा? तो मेरा यही कहना है कि एमआरआई की फाइंडिंग से इलाज, यानी कि सर्जरी आपको होनी है या नहीं होनी है, ये डिसाइड नहीं होता। ये डिसीजन होता है आपके सिम्टम्स, यानी लक्षणों की वजह से, यानी आपको प्रॉब्लम कितनी है। तो एमआरआई फाइंडिंग से देख के आप घबराए नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर हमें सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। यानी कि एमआरआई फाइंडिंग से अगर ये डिसाइड नहीं होता कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं, तो आखिर हमें सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। तो सर्जरी सिर्फ एक दशा में ही बहुत जरूरी होती है, यानी सर्जरी का एब्सोल्यूट इंडिकेशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक दशा में जरूरी होती है, और वो होता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। यानी कि जब आपके नर्व डैमेज हो जाए, यानी कि पैरों में आपके कमजोरी आ जाए, यानी सियाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, पैरों में आपके कमजोरी आ जाए, आपके पैर का अंगूठा चलना बंद हो जाए, या फिर आपका एंकल चलना बंद हो जाए, इस तरह की अगर कोई आपको कोई परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, तो फिर सर्जरी की 100% आपको आवश्यकता होगी। यही सिर्फ एक इंडिकेशन है सर्जरी का। इसके अलावा और कभी भी स्लिप डिस्क में सर्जरी की 100% आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक इसी कंडीशन में आवश्यकता होती है। तो तो अगला प्रश्न ये उठता है कि तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमें दर्द हो रहा है कंटिन्यू, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, या फिर
ये भी कंफ्यूजन बना रहता है कि नर्व डैमेज नहीं है, ऑपरेशन की सलाह दी गई, या फिर कुछ डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं और कुछ डॉक्टर हमें कहते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बन जाता है कि जब आखिर क्या है, हमें क्या कराना चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि इसके अलावा एक रिलेटिव इंडिकेशन भी होता है, यानी परमानेंट नर्व डैमेज अगर आपको नहीं है तो भी कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि आपने सारे नॉन सर्जिकल तरीके अपना लिए, सब कर लिया, कई महीनों तक कर लिया, और उसके बावजूद भी आपको दर्द इतना ज्यादा बना हुआ है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि दर्द इतना ज्यादा बना हुआ है कि आप अपने रोज के काम नहीं कर पाते हैं, आपको अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत होती है, तो भी सर्जरी एडवाइस की जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये रिलेटिव इंडिकेशन है, हर पेशेंट के साथ साथ अलग होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि जिनको आराम हो गया, लेकिन कुछ आराम हुआ, पूरा आराम नहीं हुआ, लेकिन वो अपना काम कर ले रहे हैं सारा, तो फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्जरी उस समय आप अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन सर्जिकल तरीकों से कई बार हमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता रहता है। हो सकता है कि 100% इंप्रूवमेंट ना हो, वो स्वाभाविक है, ऐसा बहुत सारे मरीजों में होता है, लेकिन हम लगभग उस स्तर तक ठीक हो जाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा है कि आप अपने काम रोजमर्रा के नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी की एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, कई बार ये होता है कि डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हम कुछ परहेज रखें, ना झुके, ट्विस्ट मत करें, बेंड ना करें, वेट ना लिफ्ट करें, या फिर उसके अलावा हम वो हमें एक्सरसाइज और बाकी चीजों की भी सलाह देते हैं और हम उस सलाह को नहीं मानते हैं, और ग्रेजुअली हमारा दर्द बढ़ता जाता है। तो वो हम खुद अपना कारण बनते हैं कि हमें सर्जरी एडवाइस की जाए। इसके अलावा एक और भी बहुत सारा कारण है। कई बार ऐसा होता है कि दर्द की वजह से हम मानसिक तनाव में होते हैं, और मानसिक तनाव के होने की वजह से हमें वो दर्द का मैग्नीट्यूड, यानी दर्द का जो अमाउंट है, वो काफी ज्यादा फील होता है, और हमें लगता है कि हमें परेशानी बहुत ज्यादा है, और उससे हम पीड़ित रहते हैं, और हम डॉक्टर को ये बताते हैं कि साहब हमारा किसी भी तरीके से दर्द नहीं ठीक हो रहा है, और वो सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। और ऐसे ही पेशेंट्स को सर्जरी कराने के बाद भी रिलीफ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए ये जो रिलेटिव इंडिकेशन है, इसको बहुत ही सोच समझ के अपनाना चाहिए, और डॉक्टर के साथ सलाह लेके, डॉक्टर से पूरी बात करके, तब उसके बाद फिर हमें इस पे जाना चाहिए। एक प्रश्न कभी कभी यह उठता है कि क्या सर्जरी करा लेने पर हम 100% ठीक हो जाएंगे और हमेशा ठीक रहेंगे, या फिर कभी हमें दोबारा स्लिप डिस्क नहीं होगी, या हमें कभी दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हम ये समझना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं कि क्या जो हम सर्जरी कराएंगे वो सर्जरी फुल प्रूफ है या नहीं। तो इसका उत्तर ये है, जैसे कि अभी आपने देखा कि सर्जरी और नॉन सर्जरी दोनों ही तरीकों से हमारे इलाज का उद्देश्य डिकम्प्रेशन होता है, यानी सर्जरी करा के भी हम डिकम्प्रेशन करते हैं। तो अगर सर्जरी कराने के बाद भी दोबारा कभी हम बैड हैबिट्स अपनी जारी रखते हैं, जैसे कि बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सब, और हमारी कोर मसल्स वीक रहती हैं, तो फिर हमें दोबारा भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। और इसलिए अगर हमें दोबारा स्लिप डिस्क होती है तो दोबारा से हमें इलाज की जरूरत पड़ सकती है, या कभी कभी दोबारा सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जो भी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हैं, यानी जो भी इलाज के तरीके हैं, वो चाहे नॉन सर्जिकल वाले हैं सारे, और या फिर सर्जरी वाले हैं, कोई भी एक इलाज का तरीका फुल प्रूफ नहीं है। यानी कि आप सिर्फ एक तरीके से गारंटी नहीं ले सकते कि वो ठीक रहेगी। हाँ, अगर आप सर्जरी कराते हैं या नहीं भी कराते, किसी भी तरीके से अगर आप डिकम्प्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद भी आप प्रिकॉशन रखते हैं, वो दोनों ही तरीकों में आपको रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन रखते हैं, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करते हैं, अपनी कोर मसल्स स्ट्रांग करते हैं, तो आपको दोबारा से स्लिप डिस्क होने का चांस बिल्कुल ही नगण्य होगा, यानी बिल्कुल ना के बराबर होगा।
और आप हमेशा ठीक रहेंगे। तो इसलिए सर्जरी भी इसका फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरत हो वहां पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई रिलेटिव इंडिकेशन है, अगर आपको मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्लिप डिस्क है, जैसे कि आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, कोई और बीमारी, कोई रेड फ्लैग साइन है, जिसके लिए आप एक वीडियो रेड फ्लैग साइन पे पूरा बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपके चिकित्सक आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा काफी हद तक ट्रीटमेंट के बारे में। और अगर इसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिखिए, जिस चीज के बारे में भी आपको कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। तो ट्रीटमेंट के बारे में एक समरी आइए देख लेते हैं कि इलाज का मूल उद्देश्य डिकम्प्रेशन करना होता है, यानी जो हमारी स्पाइनल कैनाल में जो कंप्रेशन हो रहा है उसको हटाना। और डिकम्प्रेशन सर्जरी या बिना सर्जरी दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल तरीकों के दूरगामी परिणामों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, बल्कि सर्जरी के दूरगामी परिणाम कुछ मरीजों में कुछ हद तक बुरे हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दोनों ही तरीकों से डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन और नहीं है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं हुआ है तो हमें प्रेफरेबली नॉन सर्जिकल तरीके अपनाने चाहिए। नॉन सर्जिकल तरीकों में कुछ समय लग सकता है, थोड़ा बहुत दर्द बना रह सकता है, लेकिन अगर नॉन सर्जिकल तरीकों से डिकम्प्रेशन हो जाता है तो हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्लिप डिस्क के मरीजों में 90% से ज्यादा मरीजों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम उसको मेंटेन रख सकते हैं। और सर्जरी हम तभी एडवाइस करें जब हम डॉक्टर से पूरी सलाह ले लें और उसके पूरे लाभ और हानि को हम समझ लें। तो इसलिए सर्जरी का अगर रिलेटिव इंडिकेशन है आपको, जैसे कि आपको दर्द बहुत दिन तक बना हुआ है, इलाज से भी नहीं जा रहा है, आपकी रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए पूरी काउंसलिंग आप चिकित्सक के साथ बैठकर करें, प्रॉपर अपने केस को डिस्कस करें। और दोनों के यानी सर्जरी और अगर आप बिना सर्जरी के रहते हैं तो दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उसके बारे में जरूर अपने चिकित्सक से डिबेट करें यानी चर्चा करें। और उसके बाद ये निर्णय लें कि आपको सर्जरी करानी है या नहीं। क्योंकि जितने भी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल में भी, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी और मेडिसिन और तो कोई भी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट फुल प्रूफ नहीं है, यानी कि एक ही ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता। हर मरीज के लिए अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं और कई बार आप कई तरह के ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं और आपको फायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके कोई मन में डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं। और ये भी मुझे बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं। अब इसके अलावा अगर आप मेरे साथ स्लिप डिस्क एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्लिप डिस्क जिस स्टेज में है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करें, और उसके अलावा अगर मेरे साथ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्लिप डिस्क एक्सरसाइज प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आप मेरे साथ भी लगातार टच में रहेंगे। धन्यवाद।